हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये जो वीडियो है ये सीए फाइनल एएमए एंड ओआर कहने का मतलब कॉस्टिंग ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन और एक मास्टर प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है और साथ ही में इसी के अंदर एक टेक्निक है कि लूप कैसे बनाएं। तो लूप कैसे बनाएं इसके ऊपर भी इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल में और बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आप डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो को एंजॉय करिए और इस मास्टर प्रॉब्लम से वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का रिवाइज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंपनी हैज 3 प्लांट्स। निकाल लीजिए बुक। Question number 5. A compressed natural gas (CNG) company has 3 plants producing gas and 4 outlet. 4 आउटलेट है इनके पास और 3 क्या है इनके पास? प्लांट्स। The cost of transporting gas from different production plant to outlets, production capacity of each plant and requirement at different outlets is shown in the following cost matrix table. हमें टेबल दे रखी है और उस टेबल में क्या गिवन है? 3 प्लांट X, Y, Z, यानी कि ये वो फैक्ट्री है जो गैस का प्रोडक्शन करती है। अच्छा, फैक्ट्री X मतलब प्लांट X की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी, सप्लाई 700, Y की 400, Z की 600, टोटल कितनी? 1700। अच्छा, 4 आउटलेट हैं A, B, C, D। आउटलेट ए की रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट को आप डिमांड भी कह सकते हैं, कंजप्शन भी कह सकते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ वेयरहाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आउटलेट ए की जो रिक्वायरमेंट है वो है 400, बी की है 450, सी की है 350 और डी की है 500। द कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन इन 1000 इन रुपीज। द कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन इन 1000 इन रुपीज, यानी कि जो आपको दे रखा है ना 4, 6, 8, 6, 3, 5, 2, 5, 3, 9, 6, 5, ये सब क्या है? ये सारी फिगर 1000 में है। 4000, 6000, 8000, 6000। तो ठीक है, हम जब आंसर निकालेंगे तो आखिरी के अंदर 1000 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन ए ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल सो दैट कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। किसको मिनिमाइज करने की बात कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है और अगर अनबैलेंस्ड है तो उसे हमें बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ऐड करिए कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्रीज 700, 400, 600, कितना? 1700। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑफ आउटलेट 400, 450, 350 और 500, 1700। तो टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर है। इट मींस इट इज ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमें कोई डमी कॉलम या डमी रो को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अच्छा, हमें निकालना है ट्रांसपोर्टेशन वो शेड्यूल जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, किसी भी एक मेथड से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? हम 4 स्टेप को अप्लाई करके चेक करेंगे कि स्टेप नंबर 1 में निकाला गया आंसर फाइनल है या उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, सबको यहां तक याद है? अच्छा, क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो कि कौन सा मेथड लगाना है तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे प्यार से हम पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्यार से हम क्या बोलते हैं? पेनल्टी मेथड। चलिए, तो मैं लिखता हूं इस बात को। गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, वी विल अप्लाई वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड टू कैलकुलेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भाई। यहां पर है आपके 4 आउटलेट हैं ए,
बी, सी और डी। और यहां पे लिख लीजिए आप सप्लाई या फिर कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा जी, प्लांट है एक्स, फिर है वाई और फिर है जेड। फिर क्या आएगा नीचे, रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट में REQ डॉट लिख दिया मैंने। तो क्वेश्चन को उतार लेता हूं, 4 3 3 400 6 5 9 450। फिर उसके बाद सी में लिखते हैं 8 2 6 350। डी में लिखेंगे 6 5 5 500 और यहां पर है 700 400 600 और टोटल में आ गया 1700। तो ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया है, आप भी फटाफट से उतार लें। ऊपर मैंने सिंपली ये लिखा है कि गिवन प्रॉब्लम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और हम वैम मेथड अप्लाई करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को निकालने के लिए। यस, एग्जाम में लिखना जरूरी है कि किस मेथड से आप निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे और साथ में एक नोट भी दे देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, पेनल्टी, और यहां पर भी क्या लिखने वाला हूं मैं, पेनल्टी। क्यों पेनल्टी, शॉर्ट में लिखा है PEN डॉट, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है इसलिए मैंने पेनल्टी वर्ड को पूरा लिखा। आप पेनल्टी वर्ड को पूरा लिख सकते हैं। हो गया नोट, करें शुरू। चलिए सबसे पहले निकालते हैं पेनल्टी। हमें पेनल्टी कैसे निकालनी है, रो वाइज भी निकालनी है, कॉलम वाइज भी निकालनी है। पेनल्टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉस्ट एंड नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट। तो रो वाइज बात करते हैं। सबसे पहले रो नंबर 1, सबसे कम कितनी है 4, उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट 6, कितना डिफरेंस आ गया 2। फिर अगले में 2 और 3, कितना डिफरेंस आ गया 1। फिर अगले में बताइए 3 और 5, यही है 3 और 5, कितना आ गया 2। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब निकाल रहा हूं मैं कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज पहले वाले में देखिए, कॉलम 1 सबसे कम कितनी है 3, नेक्स्ट लीस्ट वो भी 3 ही है, तो कितना आ गया 0। 3 - 3 0, डिफरेंस क्या होगा 0। फिर अगले में 5 और 6, डिफरेंस कितना 1। फिर अगले में 2 और 6, डिफरेंस कितना 4। फिर अगले में 5 और 5, डिफरेंस कितना 0। डिफरेंस कितना 0। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें ढूंढना है मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 4। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 4। तो मैक्सिमम पेनल्टी वाले रो और कॉलम में क्या ढूंढेंगे हम, लीस्ट कॉस्ट वैल्यू। तो लीस्ट कॉस्ट कितनी है 8, 2 और 6, लीस्ट कौन सी है 2, तो 2 पे करेंगे एलोकेट। एलोकेट कैसे करते हैं, मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये कितना हो गया 0, ये कितना बचा 50। अच्छा, कॉलम नंबर 3 पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल। अब फिर चेक करो रो वाइज। रो नंबर 1 4 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 2। फिर उसके बाद 3 और 5, डिफरेंस कितना आएगा 3 मिनिमम है, उसके बाद 5, डिफरेंस कितना आ गया 2। फिर अगला 3 और 5, डिफरेंस कितना आ गया 2।
कॉलम वाइज 3 माइनस 3 डिफरेंस कितना 0। अगले वाले में डिफरेंस 1, ये तो क्या हो गया नॉट एप्लीकेबल। इससे अगले वाला 0। ठीक है। अच्छा मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 2। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 2। तो 2 वाली रो या कॉलम में क्या ढूंढेंगे हम डिफरेंस ढूंढेंगे। तो डिफरेंस ढूंढिए और रो वाली कॉलम में हम मिनिमम ढूंढेंगे। मिनिमम जो 2 है उसमें मिनिमम ढूंढेंगे। तो 4 6 6 3 5 5 3 9 5। तो सबसे कम लीस्ट कॉस्ट पर यूनिट कहां पर है 3 रुपए है। और वो कहां पर है 3 हमारी 2 जगह है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दीजिए। आपका रो नंबर 1 डिफरेंस कितना आ रहा है पेनल्टी में 4 और 6 का डिफरेंस 2 एग्री। उसके बाद 3 और 5 डिफरेंस 2। फिर इसके बाद 3 और 5 डिफरेंस 2। अब ये रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3 तीनों रो ही क्या है जहां पर मैक्सिमम पेनल्टी है। तो हमें तीनों ही रो में क्या देखना है मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी है 3 रुपए। अब 3 रुपए भी 2 जगह अवेलेबल है, एक तो रो नंबर 2 में और एक रो नंबर 3 में। रो नंबर 2 में रो नंबर 3 में। तो अब फिर से मेरी मर्जी हो गई, मैं किसी पर भी यूनिट्स को एलोकेट कर सकता हूं। तो मैं रो नंबर 3 पे एलोकेट करता हूं 400 यूनिट। मिनिमम ऑफ सप्लाई और डिमांड ये कितना आ गया 0। ये कितना बचा 200। अच्छा कॉलम नंबर 1 क्या हो गया एग्जॉस्ट हो गया, कैंसिल कर दो। अच्छा फिर दोबारा चेक करेंगे। अब रो वाइज कितना डिफरेंस है 6 और 6 0, 5 और 5 0, 5 और 9 4। कॉलम वाइज पहला वाला क्या हो गया नॉट एप्लीकेबल। दूसरे वाले कॉलम में डिफरेंस अभी कितना है 1। कॉलम नंबर 3 पहले से क्या था नॉट एप्लीकेबल। और यहां पर कितना है 0। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी 4 और वो कहां पे अवेलेबल है रो नंबर 3 पर। तो रो नंबर 3 पर लीस्ट कॉस्ट पर यूनिट को आइडेंटिफाई करो कितना है 5 रुपए। तो कर दो एलोकेट 200 और 500 विच एवर इज मिनिमम। तो 200 तो यहां पे हो गया 0, यहां बचा 300। रो नंबर 3 एग्जॉस्ट हो गई है पूरी। चलिए फिर दोबारा निकालिए डिफरेंस। पहली रो में 0, 5 और 5 डिफरेंस 0। ये अभी बचा ही नहीं नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल यहां पे डिफरेंस कितना है 1, ये भी नॉट एप्लीकेबल। और यहां पर डिफरेंस कितना है 1। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी 1 और वो कहां पे अवेलेबल है कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4। तो अब इस कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 में लीस्ट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 5 रुपए। और वो 5 रुपए 2 जगह अवेलेबल है, एक कॉलम नंबर 2 में भी है कॉलम नंबर 4 में भी है। तो मैं कॉलम नंबर 2 पर एलोकेट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मेरा ऑप्शन आ गया 50 और 450। कितना बचा यहां बचा 400, यहां बचा 0। कैंसल। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू बची है पूरी की पूरी मैट्रिक्स के अंदर। और वो 2 वैल्यू क्या है 6 रुपए पर यूनिट 6 रुपए पर यूनिट। तो एलोकेट कर दो किसी भी एक पर। यहां पे कितना एलोकेट होगा 300, यहां हो जाएगा 0 और यहां बचेगा 400। कॉलम नंबर 4 एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब बचा कॉलम नंबर 2 कितना आएगा 400, यहां बचा 0, यहां बचा 0। तो ये मैंने
वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड की मदद से क्या निकाल ली? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक बार नोट कर ले फटाफट से। स्टेप नंबर 1 का आंसर निकल चुका है। हो गया नोट? चलिए अब मैं लिखूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो 6 गुना 400 प्लस 6 गुना 300 प्लस 5 गुना 50, 2 गुना 350, 3 गुना 400 प्लस 5 गुना 200। ये आ गया आपका 7350। और ये फिगर किसमें है? अभी 1000 इसमें ऐड करना है, मतलब कि कैसे करूं? 3 जीरो लगा देता हूं, ठीक है। 73,50,000 सिंपल है। तो ये मैंने स्टेप नंबर 1 से क्या निकाल लिया है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना होगा? हमें चेक करना होगा कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो लिखता हूं इस बात को। वी हैव कैलकुलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड नाउ we will apply optimality test। ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 में एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन क्या बोलती थी? इंश्योर दैट नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 ये किसके बराबर हो? नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के बराबर हो। तो नंबर ऑफ रोज गिनते हैं पहले। नंबर ऑफ रो कितनी है? तो एक्स वाई जेड ये क्या है? 3 रो हैं, और कॉलम भी या तो गिन ही लेते हैं। कॉलम कितने? ए बी सी डी 4 कॉलम है। तो 3 रो हैं, 4 कॉलम है, -1 ये कितना आएगा? 4 + 3 7 -1 6। चलिए अब चेक करते हैं नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितने हैं, यानी वो सेल जिन पर यूनिट्स का एलोकेशन हुआ है। तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ, और ये रहा सिक्स्थ। यानी कि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल भी कितने हैं? 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है since above condition is satisfied, hence we can go to next steps। ठीक है। तो कंडीशन है एक तरीके से। स्टेप नंबर 1 क्या है? कंडीशन कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स की। अगर ये बराबर होगा तभी हमें आगे जाने की परमिशन मिलेगी। तो बराबर है, आगे जाने की परमिशन मिल चुकी है, इसको नोट कर लें। इसके बाद अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2। चले आगे। चलिए जी, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ
हम तुम यानी कि यू एंड वी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलोकेटेड सेल्स। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यू एंड वी फॉर एलोकेटेड सेल्स। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। चलिए, तो मैं पहले मैट्रिक्स को यहां पर एज इट इज लिख लेता हूं। यहां पर आउटलेट कितने हैं? 4 हैं और 3 है इनकी प्लांट। आउटलेट का नाम है ए बी सी डी और ये है आपके एक्स वाई जेड। सबसे पहले एलोकेटेड सेल्स की वैल्यू को उठा के यहां पे लिख लो, कितनी कितनी वैल्यू है, और जिस सेल में है वैल्यू वही सेल में लिखनी है। तो 6 6 5 2 3 5, तो 6 6 5 2 3 5। तो ध्यान दें यहां पर मैंने एलोकेटेड सेल की वैल्यू को उसी सेल में लिखा है, मतलब जहां पर वो पहले रहते थे, जिस एड्रेस पे वो पहले रहते थे मैंने उसी एड्रेस पे वैल्यू को लिखा है। बाकी जगह में क्या कर देना है? डैश मार देना है। डैश मार दिया, बाकी मैंने ये ब्लैंक वैल्यू है। अब निकालनी है मुझे U1 की वैल्यू, U2 की वैल्यू, U3 की वैल्यू, फिर V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू, V4 की वैल्यू। और मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज एज्यूम U1 इक्वल टू 0। तो मैंने 0 मान लिया जी इसको। मैंने आपको बताए थे 3 फॉर्मूले। क्या थे फॉर्मूले? U प्लस V बराबर C, अगर V निकालना हो तो C माइनस U, अगर U निकालना हो तो C माइनस V। यानी कि U और V को निकालने के लिए मुझे 2 वैल्यूज को मालूम होना जरूरी है। तो चलिए देखिए, अगर V2 की बात करूं, तो V2 को निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को U चाहिए और C चाहिए। तो देखिए, मेरे पास C भी है, मेरे पास U भी है, तो V निकालना है। कैसे निकालूं? 6 माइनस 0 कितना आ गया? 6। एग्जाम में अलग से लिखकर निकालकर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास V2 की वैल्यू है और मेरे पास C की वैल्यू है। यहां निकालनी है मुझे U की वैल्यू। कैसे निकालूं? U बराबर क्या होता है? C माइनस V। कितना आ गया? -1। 5 माइनस 6 -1। ठीक है, हाँ बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की बेस पे जो वैल्यू आएगी वही कंसीडर करेंगे हम। अब जैसे मुझे निकालना है V, तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। मुझे V निकालना है सपोज करो, तो V निकालने के लिए मेरे को चाहिए C और U। तो देखो V निकालना है तो V पहले कार चला के इसके पास आ गया और ये सीधा इसके पास जा सकता है। तो मैं ऐसे ही निकालनी है वैल्यू, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के बेस पर। कार सीधी चलेगी, समझ गए? तो बताओ जरा कितनी आ गई V की वैल्यू? तो 2 माइनस -1 कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि C माइनस U करना है ना। तो 2 माइनस -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अच्छा मुझे बताओ, क्या V1 की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं? देखो V1 के लिए मेरे पास C तो है, बट इसके सामने वाला U है ही नहीं, तो अभी मैं इसको नहीं निकाल सकता हूं। अच्छा, क्या V4 की वैल्यू निकाल सकती है? V4 देखो, V4 के सामने वाला C भी है और C के सामने वाला U भी है, तो 6 माइनस 0 कितना आ गया? 6। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब U3 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। U3 देखो, U3 के सामने वाला C,
यानी कि 5 है, और C के सामने वाला V है, तो U बराबर क्या होता है? C माइनस V। तो 5 माइनस 6 कितना आ गया? -1। अच्छा, क्या V1 के वैल्यू निकाल सकते हो? अब V1 के सामने में C है, हाँ जी C तो अवेलेबल है, और C के सामने U ये भी अवेलेबल है, तो 3 माइनस -1 कितना आ गया? 4। तो U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 चारों सातों की वैल्यू आ गई। देखो, जब हमें निकालनी है V की वैल्यू, तो जिस भी V की वैल्यू निकालनी है, जिस भी V की वैल्यू निकालनी है, कॉलम नंबर 1 वाले V की वैल्यू निकालनी है, कॉलम नंबर 2 वाले V की वैल्यू निकालनी है, कॉलम नंबर 3 वाले V की वैल्यू निकालनी है, कॉलम नंबर 4 वाले V की वैल्यू निकालनी है। तो जिस भी कॉलम के V की वैल्यू निकालनी है, हम उस कॉलम में जाएंगे और C ढूंढेंगे, C की वैल्यू, यानी किस सेल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, वैल्यू पड़ी हुई है। जिस भी सेल में वैल्यू पड़ी हुई है, उसके सामने, उस C के सामने हम देखेंगे U की वैल्यू। अगर U की वैल्यू अवेलेबल है तो V की वैल्यू निकल गई। सुन भाई बात, अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी है, तो जिस भी कॉलम के V की वैल्यू निकालनी है, उस कॉलम में कोई वैल्यू अगर दिख रही है मुझे किसी भी सेल में, तो जिस भी सेल में मुझे वैल्यू दिख रही है, उस सेल के सामने अगर U की वैल्यू है तो V की वैल्यू निकल गई। यही कहानी है U के साथ। जिस भी रो की मुझे U की वैल्यू निकालनी है, जिस भी रो की मुझे U की वैल्यू निकालनी है, मैं ढूंढूंगा सेल वैल्यू, C वैल्यू, C वैल्यू, सेल वैल्यू। C के सामने अगर V की वैल्यू है तो U की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये है स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट P वैल्यूज फॉर unallocated cell, for unallocated cell, P वैल्यू फॉर unallocated cell। तो पहले मुझे मैट्रिक्स को यहां पे उतारना पड़ेगा। ए 4 आउटलेट है, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड। हमने स्टेप 2 में जो U और V की वैल्यू निकाली है, क्यों निकाली थी हमने? हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? कितनी वैल्यू है U की? 0 -1 -1, तो ये रहा 0, ये रहा -1, ये रहा -1। फिर V की वैल्यू कितनी है? 4 6 3 6, तो लिख लो यहां पर 4 6 3 6। अब मुझे क्या लिखनी है? अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू। तो आओ अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू ढूंढते हैं। ये रहा अनएलोकेटेड। कौन सा वाला है? ये वाला है अनएलोकेटेड। तो 4 8 4 8 3 5 9 6, 4 8 3 5 9 6। एक बार देखो, मैंने जिस एड्रेस पे रहते थे वही लिखा है, 4 8 3 5 9 6, 4 8 3 5 9 6, वही लिखा है मैंने। अब मुझे निकालनी है P की वैल्यू। अच्छा, P का फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला C माइनस U प्लस V। और नंबर चलते कैसे हैं? 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। तो ये क्या है? 11 12, और ये क्या है? 13। फिर 21 22 23 24 31 32 और 33। तो मुझे इस 6 की वैल्यू निकालनी है। तो P 11, P 13, P 21, P 24, P 32 और P 33।
तो इन सब की मुझे वैल्यू निकालनी है। अच्छा, P11 में C की वैल्यू कितनी है? 4, अगले वाले में 8, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 6। तो मैंने C की वैल्यू तो लिख ली। अब लिखनी है मुझे U प्लस V की वैल्यू। तो पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं ताकि आपको समझाने पर ध्यान दे पाऊं। हां जी, 4 की बात करें, 4 के सामने वाले U और V कौन से हैं? देखो 4 के सामने वाला कौन सा है? U1। फिर इस 4 के सामने वाला V कौन सा है? 4। तो 0 और 4, तो क्या आएगा आंसर? 0। 8 के सामने वाले U और V कौन से हैं? सामने वाले मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो 8 के सामने U कितना है? 0। 8 के सामने V कितना है? 3। ये कितना आ गया? 5। P21 यानी 3। 3 के सामने U कितना है? -1 और V कितना है? 4। कितना आ गया ये? 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 0। अभी तक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि P में आने वाली वैल्यू या तो 0 है, 0 से ज्यादा, कुल मिलाकर पॉजिटिव वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती रही तो मजा आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो आंसर निकाला स्टेप नंबर 1 वो क्या हो जाएगा? फाइनल। लेकिन अगर P में एक भी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो बड़े दुख की बात है। चलिए, P24 यानी 5। 5 के सामने U कितना है? -1। 5 के सामने V कितना है? 6। कितना आ गया ये? 0। 9 के सामने U कितना है? -1। 9 के सामने V कितना है? 6। तो ये आ गया आपका 4। अब P33, 6 के सामने U कितना है? -1। 6 के सामने V कितना है? 3। तो 6 माइनस 2 कितना आ गया? 4। मुबारक हो। स्टेप नंबर 3 में सारी की सारी P वैल्यूज या तो 0 है या 0 से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो लिखता हूं इस बात को, since all values of P is either 0 or greater than 0, it means derived answer is फाइनल आंसर। ठीक है, डिराइव्ड आंसर इज फाइनल आंसर। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 73,50,000 रुपए। तो नोट कर लें इसको आप। चलिए, अब बात करेंगे कि अगर P की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर P की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब स्टेप नंबर 4 जो हम चेक करते हैं कि P की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 1 में निकाला गया आंसर फाइनल नहीं है, हमें उसे रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, तो रिवाइज कैसे करेंगे? रिवाइज कैसे करेंगे? तो यहां पे लिखिए आप नोट नंबर 1, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 का पार्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 का ये पार्ट है। ठीक है, नोट नंबर 1 लिखिए, इफ एनी वन
or more values of P is negative, then it means derived answer is not final answer. Hence, derived answer will be revised. देखो ये तो कंफर्म बात है कि अगर P में कोई एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये कंफर्म हो गया है कि अभी दुख की बात है, अभी हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है. तो फॉलोइंग स्टेप्स शैल बी यूज्ड. तो मैं वन बाय वन आपको स्टेप लिखाऊंगा और स्टेप बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं. इसके पीछे एक स्टोरी चलेगी आपके मन ही मन में और वो स्टोरी इन स्टेप्स को आपको रिकॉल करने में काफी मदद करेगी. और ये स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब आंसर आएगा नेगेटिव, मेरी पी की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब क्या? दुख. यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू दिख गई आपको पी के अंदर, आपको क्या होने वाला है? अब दुख होने वाला है. तो अब आपको दुख हुआ, तो दुख होने पर हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या करेगा? वो अपने घर से कार निकालेगा. क्या निकालेगा? कार. वो पागल हो गया है, उसे बड़ा दुख हुआ है कि निकाला गया आंसर नेगेटिव आ गया है. तो अब वो इस दुख को कम करने के लिए अपने घर से कार निकालता है. अपने घर से कार निकालेगा और वो क्योंकि परेशान है बहुत ज्यादा, तो वो हर चौराहे पर जहां पर भी गाड़ी मोड़ेगा, हर चौराहे पर जहां पर भी गाड़ी मोड़ेगा वहां से हफ्ता वसूली करेगा, वहां से पैसे वसूल करेगा. ठीक है, वहां से पैसे वसूल करेगा जिस भी चौराहे से गाड़ी मोड़ेगा. और आखिरी में उसे आना कहां पर है? आखिरी में लौट के तो घर पर ही आएगा वो. अच्छा, घर पर जब वो आएगा लौट कर, तो क्या लगता है आपको? थोड़ा बहुत दुख उसका कम हुआ होगा. जब किसी इंसान को कोई दुख मिल जाता है तो वो दुख में क्या करता है? एक एग्जांपल लेता हूं. आपने एग्जाम, मतलब आपने कहूंगा तो गलत हो जाएगा, आपके किसी फ्रेंड ने एग्जाम दिया और रिजल्ट में गड़बड़ हो गई, दुख हुआ. अब दुख होगा तो क्या करेगा? वो घर से कार निकालेगा और जिस भी चौराहे पर कार को मोड़ेगा, मतलब जहां से भी कार को मोड़ेगा, लेफ्ट राइट, उस चौराहे के दुकानदार से हफ्ता वसूली करेगा, पैसे लेगा उससे. और जब पैसे वसूल करे कुछ उसे अच्छा लगेगा, लौट के घर पे आ जाएगा. तो ये स्टोरी है जो आपको इन स्टेप्स को याद करने में आपकी मदद करेगी. अब मैं वन बाय वन स्टेप लिखाऊंगा और आपको समझ में आने लगेगा कि स्टोरी का मतलब क्या है. चलिए, बहुत ही बढ़िया और अच्छा लगेगा आपको. सबसे पहले स्टेप नंबर वन. देखिए, इसे मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि हम क्या सीख रहे हैं. हम दुख का निवारण कर रहे हैं और हम कार चलाना यहां पे सीखेंगे. तो इसी को बोलते हैं हम, देखो मैं इसे प्यार से बोल रहा हूं दुख का निवारण. शुद्ध हिंदी वर्ड है ये, मतलब दुख कम करने का तरीका. और टेक्निकली इसे क्या बोलते हैं लोग? कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप. समझ गए? बुक में क्या लिखा मिलेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप. जब पी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम लूप का निर्माण करेंगे और हम क्या बोलेंगे? पी की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब दुख हुआ, हम दुखों का निवारण करेंगे. तो स्टेप नंबर वन, लूप को हम हिंदी में बोलते हैं फेरी लगाना. समझ गए? हमारा जो करेक्टर उसे दुख हुआ है वो फेरी लगाएगा. फेरी मतलब घर से कार लेकर निकलेगा, हर चौराहे पर हफ्ता वसूली करेगा, हफ्ता वसूली करते करते ही वो घर पे लौटेगा, थोड़ा सा दुख उसका कम हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप shall be cell having highest negative value of
मतलब अगर P की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगर A की वैल्यू नेगेटिव आई है तो उसी सेल से जिस सेल में P की वैल्यू नेगेटिव आई है, और अगर मल्टीपल P नेगेटिव आए हैं तो हाईएस्ट वैल्यू जहां पर नेगेटिव है उस सेल के एड्रेस से, उस सेल के घर से। देखो जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर सपोज करो अगर P11 पे नेगेटिव आ जाता, सपोज करो P11 पे नेगेटिव आ जाता, तो मान लो एक की वैल्यू नेगेटिव आ रही P11, P11 कहां पर है, तो P11 यहां पर है। 11 नंबर का एड्रेस कहां है, ये तो 11 नंबर का एड्रेस है, तो यहां से वो कार निकालता, कहां से, इस सेल से। समझ गए? तो ये है पहला पॉइंट। तो ये है पहला पॉइंट। अब इसे हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, पहले पॉइंट को, इस एड्रेस से कार निकलेगी, इस एड्रेस से कार निकलेगी, मतलब ये पॉइंट होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यानी वो घर, वो सेल जहां पर रहते हुए बंदे को दुख हुआ है, जहां पर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आई है। स्टेप नंबर 2, लूप shall be made with horizontal lines, oblique vertical lines। यानी कि जब हमारे कैरेक्टर को घर से कार निकालनी पड़ी दुख होने के कारण, तो उसने एक रूल बनाया कि वो सीधा जाएगा बिल्कुल, मतलब कार को वो गोल नहीं घुमा सकता, कार को वो तिरछी नहीं चला सकता, कार जाएगी सीधे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहां पर क्या होगा, कार सिर्फ सीधी चलेगी, कार सिर्फ सीधी चलेगी। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। अभी आप नोट करते चलें। स्टेप नंबर 3 लिखिए, टर्निंग पॉइंट ऑफ लूप shall be allocated cell only। इसका मतलब है गाड़ी चलेगी सीधे, और गाड़ी सीधे चलती जाएगी, और ये कहां से मुड़ेगी, जहां पर एलोकेटेड सेल है, जहां पर एलोकेटेड सेल है। और हम इसे क्या बोलेंगे कि हर मोड़ पर, इसे बोलना चाहिए हमें हर मोड़ पर, हर मोड़ पर हफ्ता वसूली करेंगे। हर मोड़ पर हफ्ता वसूली करेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, हमारा जो कैरेक्टर है उसे दुख हुआ है, एग्जाम में फेल हो गया है, अपने घर से कार निकाली, रूल सेट किया, कार जाएगी सीधे, ना तो गोल घुमाएगा ना तिरछी कार लेके जाएगा, कार जाएगी सीधे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। कार लेके गया सीधे, सीधे कार लेके गया तो वो सिर्फ उसी चौराहे से मोड़ेगा जिस चौराहे के कोने पर दुकान होगी। दुकान मतलब एलोकेटेड सेल, तभी तो वहां से क्या होगी, हफ्ता वसूली। तो वहां से कुछ लेगा, वहां से कुछ लेने के बाद मुड़ेगा। अब कहां मुड़ेगा, टर्निंग पॉइंट या तो लेफ्ट या फिर राइट, तो या तो लेफ्ट या फिर राइट जाएगा, मगर कैसे, बिल्कुल सीधा, चाहे लेफ्ट मुड़े चाहे राइट मुड़े। लेकिन जब वो मुड़ रहा होगा तो पहले मन में सोच लेगा कि मैं अगर लेफ्ट मुड़ता हूं तो क्या अगले वाले चौराहे पर भी दुकान मिलेगी। अगर दुकान मिलेगी तभी जाएगा वो, क्योंकि उसने कसम खाई है कि एक तो कार चलाऊंगा सीधे, दूसरी कसम जब भी कार मोड़ूंगा, जब भी कार की दिशा बदलूंगा, लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा, तो हफ्ता वसूली करूंगा। तो हमें कार को उसी तरीके से लेफ्ट या राइट मोड़ना है। पहले से हमें चेक कर लेना है कि वहां पर दुकान अवेलेबल है या नहीं है। मान लो कार लेफ्ट में मोड़ ली और उसके टर्निंग पॉइंट पे दुकान ही नहीं है, तो ये हफ्ता वसूली कर ही नहीं पाएगा, पैसे उगा ही नहीं पाएगा। तो ये है हमारा स्टेप
3 और ये कुछ रूल्स मैंने बताया आपको। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। तो देखो, हर मोड़ पे गया, हफ्ता वसूली करी, हफ्ता वसूली करी, हफ्ता वसूली करी, आखिरी में कहां पे आना है इसको? आखिरी में तो अपने घर पर ही आएगा। कितना भी दुख हो गया, लौट के बुद्धू कहां आएगा? घर पर। तो लिखते हैं, टेक्निकली से बोलेंगे लूप एंड पॉइंट shall be starting point। इसका मतलब है लौट कर घर ही आना है। भाई हिंदी में कुछ अगर ग्रामर में आगे पीछे हो तो उसे आप नजरअंदाज कर देना। हिंदी में क्या है? लौट कर घर ही आना है। तो जहां से चले थे वहीं लौट कर आ गए। तो ये 4 स्टेप हैं। अगर पी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो लूप को कंस्ट्रक्ट करने के, ठीक है, लूप को कंस्ट्रक्ट करने के, ठीक है, नोट कर लो इसको आप। अभी मैं इन्हीं चारों स्टेप को आपको करके बताऊंगा, फिर आपको आएगा मजा। देखो, मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल को अभी नोट मत करना, पहले आप समझेंगे और उसके बाद फिर नोट करेंगे, ठीक है। वेयरहाउस 1, वेयरहाउस 2, वेयरहाउस 3, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। यहां पे लिखो 4, 6, 12, फिर 2, 8, 5, 1, 9, 3। यहां पर एलोकेशन लिख लो आप 10, यहां पे लिख लो आप 20, यहां पे लिख लो आप 40 और यहां पे लिख लो आप 50, यहां पे लिख लो आप 60। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर स्टेप 1 हो चुका है, ठीक है, स्टेप 1 हो चुका है। समझाने के लिए ले रहा हूं बस मैं। अभी स्टेप 1 हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं लूप कैसे बनेगा। लूप कैसे बनेगा? सपोज करो जब आपने स्टेप 2 को अप्लाई करा तो पी की वैल्यू नेगेटिव आई। अच्छा पहले बताओ इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस क्या है? C11 12 13, ये इसका एड्रेस है। फिर 21 22 23, ये इसका एड्रेस है सेल का। 31 32 और 33, ये एड्रेस मालूम है सबको? अच्छा, तो मैं कह रहा हूं एज्यूम हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ P12। मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया है, ठीक है। मैंने जब वैल्यू निकाली तो मैंने निकाली होगी अनएलोकेटेड वैल्यूज की P निकाली होगी। मैंने C12 की P निकाली होगी, C13 की P निकाली होगी, C23 की P निकाली होगी और C31 की P निकाली होगी। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो P12 की जो P है वो नेगेटिव है और वो हाईएस्ट नेगेटिव है। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे बनाना लूप। इसका मतलब क्या है? अगर P नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि मेरे को आंसर को रिवाइज करना पड़ेगा। आंसर को रिवाइज करने के लिए टेक्निकली बुक में क्या लिखा मिलेगा आपको कि हमें एक लूप बनाना पड़ेगा, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लूप करना पड़ेगा। और हम क्या बोल रहे हैं? जब P नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब माइनस को हम क्या बोलते हैं? दुख। प्लस को हम क्या बोलते हैं? खुशी। तो माइनस दुख, दुख कहां पे हुआ है? तो दुख हुआ है देखो C12 में। तो मैंने C12 में एक डॉट बना दिया बड़ा सा, ठीक है, यानी कि कार निकलेगी यहां से। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप, हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कार।
shall be the cell having highest negative value of P। तो पक्की बात है, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई C12 ही वो एड्रेस है जहां पर P की वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव है, क्योंकि मैंने ऐसा माना है। तो कार निकलेगी इस घर से, क्योंकि इस घर के बंदे का एग्जाम में हो गया है टाइम फिश, ठीक है। तो कार निकलेगी यहां से। स्टेप नंबर 2, कार चलेगी सीधी, ये रूल है। स्टेप नंबर 2 क्या है? रूल है। फिर स्टेप नंबर 3, हर मोड़ पर हफ्ता वसूली करेंगे। और स्टेप नंबर 4, लौट कर घर ही आना है। तो अब रूल पता लग गया हमारे को, एड्रेस पता लग गया। देखो C12 से कार निकलेगी और C12 पर ही लौट कर आएगी। बिल्कुल करेक्ट। जिनको मैंने स्टेप लिखा है उनको आप रूल भी लिख सकते हो, करेक्ट कहा इन्होंने। स्टेप और रूल एक ही बात है, ठीक है। तो देखो कार निकलेगी, कार जाएगी सीधे, देखो तो कार बस ऐसे जाएगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे 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 सीधे। देख रहे हो मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ भी, बस इंश्योर क्या कर रहा हूं कि कार रहे सीधे। मतलब मैं कार को तिरछा नहीं मोड़ रहा हूं, मैं कार को गोल नहीं घुमा रहा हूं। समझ गए बात को? चलिए, तो अब कार जाएगी सीधे, बात समझ में आ गई, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। अब दुख है तो क्या करेगा ये? हर टर्निंग पॉइंट पर आने वाली दुकान से हफ्ता वसूली। अब देखो मैं अगर C12 से C13 पे चले जाऊं, मैं कार को यहां से यहां ले जाऊं, तो C13 पे तो मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में इतना एरिया है मेरे पास। अब मैं C12 से कार को अगर C13 पे ले जाऊं तो C13 पर सेल जो क्या है, एलोकेटेड नहीं है। एलोकेटेड नहीं मतलब वहां पर दुकान लगी नहीं है। ये 40, ये दुगी क्या है? दुकान है, ये दुकान, इसे हम दुकान मानेंगे, ठीक है। तो मैं C12 से कार को अगर C13 पे लेके चला गया, कोई दुकान C13 पे है ही नहीं। क्या मैं C12 से C23 पे दुकान लेके जा सकता हूं? आंसर इज नो। कार तिरछी नहीं चलेगी, कार जाएगी हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि मैं कार को, देखो मेरे पे एक ऑप्शन आ गया पहला, या तो मैं C11 पे ले जाऊं, क्योंकि C11 पे टर्निंग पॉइंट तो है और C11 पे दुकान भी है जिसको मैं लूट लूंगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं C11 जा सकता हूं और फिर टर्न करना है मेरे को, तो मेरे पे टर्न करने के लिए C21 का ऑप्शन है, फिर C22 का ऑप्शन है और फिर लौट के घर भी आना है। तो देखो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, C12 से मैं गया C11। मैं मतलब वो स्टूडेंट जिसको दुख हुआ है, हाईएस्ट नेगेटिव P वैल्यू जिस भी घर में है, जहां का बच्चा बहुत ही कम नंबरों से फेल हुआ है, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, वहां से कार निकलेगी, कार निकलेगी, कार निकलेगी और जाएगी सीधे हॉरिजेंटली वर्टिकली। हर चौराहे पर, हर टर्निंग पॉइंट पर वो लूटेगा, पैसा छीनेगा। तो C12 से C11 लूट लिया जी। अब C11 से फिर वही कंडीशन, अब C11 से C21 पर आऊं तो यस, टर्निंग पॉइंट मिल सकता है और दुकान भी लूट सकते हैं। तो ये लो। अच्छा, अगर C11 से मैं C31 पे आ जाऊं तो, अगर मैं C11 से कार चलाते चलाते C31 पे आ गया तो C31 पर कोई दुकान नहीं है जिसे लूट सकेंगे और हमें लूटना है, ठीक है। C21 पे आ गया। अब C21 के बाद अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो C22 या C23। C23 पे जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा, C23 पे कोई दुकान ही नहीं है, तो मैं जाऊंगा C22 पर। तो मैं आ गया C22 पर, ठीक है। तो C22 को लूट लिया मैंने। अच्छा, लूटेंगे क्या अभी ये बताऊंगा बाद में। अब C22 के बाद C23 पे चला गया तो रूल तोड़ दिया, घर पे तो लौट के आना है, टर्निंग पॉइंट पर दुकान लूटनी है, लेकिन C23 पे दुकान तो है ही नहीं। तो यहां से क्या करने वाला, ये लौट के घर आ जाएगा। तो समझ में आई बात? ये बनेगा आपका, टेक्निकली से लूप बोलते हैं, ये बनेगा आपका लूप। मैं C11 से 21, 22 और फिर घर आ गया। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले C12 C22 पे आ गया, फिर C21 चला गया, फिर C11 लौट के C12। तो ऐसे बनता है लूप, समझ गए? ऐसे बनता है लूप। चलिए, तो एक बात दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। लूप टेक्निकली से हम क्या बोलते हैं? लूप। और प्यार से क्या बोल रहे हैं इसे हम? दुखों का निवारण। तो लूप कैन बी फॉर्म्ड इन फॉलोइंग फॉर्म। यानी कि लूप यानी कार चलाने के, कार जब उन रूल्स के बेस पे चलाओगे तो दो ही तरीके से कार चलेगी। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो ऐसे 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 और ऐसे,
ठीक है, तो देखो अगर मैं अब आपको टेक्निकली बताऊं ऐसे बनेगी, तो देखो जहां से वो शुरू करेगा, ये है क्या स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो शुरू करेगा वो हमेशा क्या होगा, अनएलोकेटेड सेल। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि पी क्या होगा, हाईएस्ट नेगेटिव, और पी किनका निकालते हैं हम, अनएलोकेटेड सेल का। अच्छा, टर्निंग पॉइंट हमेशा क्या होंगे, एलोकेटेड सेल, यानी जहां पर दुकान लगी है, जहां से पैसा लूट सकते हैं, तो ये सब क्या होने वाले हैं, एलोकेटेड सेल। इसके रूल हैं, ये चलेगा सीधे हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तिरछा नहीं जाएगा, गोल नहीं घूमेगा, और हर टर्निंग पॉइंट पर दुकान को लूटेगा। तो ये है पहले वाला फॉर्म, ठीक है, इसको बोलता हूं फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ये बन गया स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म। यहां से चला, फिर ये अगले सेल में आ गया, फिर यहां से अगले सेल में चला गया। मान लो बीच वाला सेल क्या है, अनएलोकेटेड, तो वहां तो गाड़ी रोकेगा नहीं है, ये गाड़ी ये वहीं पे रोकेगा टर्निंग पॉइंट पर जहां से कुछ लूट सके। फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से लौट लेगा। अब देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या होगा, अनएलोकेटेड, और बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, एलोकेटेड। एलोकेटेड क्यों भैया, उसको दुकान में पैसे लूटने हैं, तो दुकान लगी हुई तो होनी चाहिए, तो जो भी टर्निंग पॉइंट होगा वो सब क्या होने वाले हैं, एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल, एलोकेटेड सेल। इसे बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म। तो मैंने आपको अभी लूप को बनाना सिखा दिया। अच्छा, जिस मकसद से ये गया था, किस मकसद से गया था ये, भाई रिजल्ट नेगेटिव आया तो बंदा दुख में था, तो ये खुश होने के लिए गया था। तो कितना लूट कर लाएगा ये भी बताएंगे इसके अंदर अभी हम आपको। पहले इसको नोट कर लें, आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लें, या तो स्क्वायर फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म, क्योंकि रूल है ना, कार चलेगी सीधे बस, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। चलिए एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं और फिर बाद में आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद कि जब वो जाएगा तो लूट के क्या लाएगा। ठीक है, लूट के क्या लाएगा ये बताऊंगा मैं आपको बाद में। चलिए तो पहले से रिवाइज कर लेते हैं जी, एक क्विक रिवीजन। तो सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट नंबर 6 का ये पार्ट है। स्टेप नंबर 4 में क्या था, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी का स्टेप नंबर 4 में क्या था कि पी की सभी वैल्यूज अगर पॉजिटिव आए तो स्टेप नंबर 1 में निकाला गया आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर। लेकिन अगर पी की एक वैल्यू या एक से अधिक वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या है कि स्टेप 1 में निकाला गया आंसर फाइनल नहीं है, आंसर को रिवाइज करना पड़ेगा। तो आंसर को रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, पी की वैल्यू नेगेटिव आने पर, नेगेटिव को मैंने क्या बोला है आपके लिए, नेगेटिव से समझेंगे आप, दुख। नेगेटिव वैल्यू आ गई सर, आपको दुखी हो जाना है, दुख आ गया आपके पास, पी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब दुख आ गया। तो अब टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकली इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप। और मैंने क्या बताया आपको कि जब दुख आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, दुखों का निवारण। तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई। स्टोरी क्या है, स्टोरी यह है कि मन ही मन एज्यूम करो कि एक घर के अंदर एक स्टूडेंट रहता है जो कि एग्जाम में बहुत ही कम नंबरों से फेल हुआ है, मतलब फेल तो हुआ है और बहुत ही कम नंबरों से, मतलब हाईएस्ट नेगेटिव। तो मैंने बोला कि वो स्टूडेंट अपने घर से कार निकालेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप शैल बी द सेल हैविंग हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पी। तो अपने घर से वो कार निकालेगा स्टूडेंट। अच्छा, कुछ रूल है, जब वो घर से कार निकालेगा, बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट, कुछ रूल है उसके। उसका रूल नंबर 1 बोला कि भले ही मैं दुखी हूं, भले ही मैं बाहर लूटने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत दुख है उसको, बाहर लूटने जा रहा है, हफ्ता वसूली करने जा रहा है वो बाहर, तो उसने उसके भी रूल बनाए हैं क्योंकि प्रोफेशनल है, कि भले ही मैं फेल हो गया हूं, दुख है मेरे को, बाहर लूटने भी जा रहा हूं, लेकिन रूल है। रूल क्या है कि जो कार मैं यहां पे घर से निकाली है वो कार मैं चलाऊंगा हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी कार सीधी चलेगी।
तिरछी नहीं, गोल नहीं, रूल सेट कर दिया उसने। रूल नंबर 2 बोला जिस भी चौराहे पर कार को मोड़ूंगा लेफ्ट या राइट, उस चौराहे की दुकान से हफ्ता वसूली करूंगा, क्योंकि बड़ा दुख है मुझे आज, मैं हफ्ता वसूली करने वाला हूं हर एक उस दुकान से जो चौराहे पर आएगी, मतलब मैं उसी चौराहे से गाड़ी को मोड़ूंगा जहां पर मैं दुकान को लूट सकूं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 लौट के घर ही आऊंगा। तो ये 3 रूल है, ये 3 स्टोरी है। स्टोरी समझ गए पूरे आप। एक स्टूडेंट बहुत ही कम नंबरों से फेल हो गया है, हाईएस्ट नेगेटिव। एक होता है नेगेटिव, एक आध नंबर से फेल हुआ, एक होता है 25 नंबर से फेल, अरे बाप रे 30 नंबर से फेल, मतलब एग्जाम में तू कर क्या रहा था भाई। तो हाईएस्ट नेगेटिव, तो आज वो दुखी है। तो स्टेप नंबर 2 लूप शैल बी मेड विद हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, कार सीधी चलेगी। रूल नंबर 3 टर्निंग पॉइंट ऑफ द लूप शैल बी एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल को मैं क्या बोल रहा हूं, दुकान लगी हुई है लूट लो, तो ये कार उसी चौराहे से मोड़ेगा जहां पर दुकान लगी हो और ये लूट सके। रूल नंबर 4 लूप एंड पॉइंट शैल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब लौट के तो घर ही आना है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, एक टेबल दी है जो आफ्टर स्टेप 1 बनी है, जहां पर मैंने एलोकेटेड सेल को दिखाया है और आपको बोला है कि P12 की नेगेटिव वैल्यू आई है, ऐसा मान लो आप, ताकि आप लूप बनाना सीखें। तो P12 कहां पर है, ये एड्रेस है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो P12 कहां का है, C12 का है। यानी वो स्टूडेंट C12 से निकलेगा, C12 में उसका घर है, ये उसका एड्रेस है घर का। अब देखो अगर C12 से C13 पे जाता है तो C13 पे एलोकेटेड सेल नहीं है, दुकान नहीं है, लूट नहीं पाएगा, नहीं जाएगा। उसका रूल है तो वो कहां जाएगा, या तो C11 पर या C22 पर। मैंने माना C11 पे चला गया, तो C11 पे गया, दुकान को लूट लिया, अब फिर दोबारा वो आगे बढ़ेगा, घर लौटने का रूल है। अब C11 से वो C22 पर जा नहीं सकता, C32 पे, C33 पे, C23 पे जा नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी चलेगी सीधी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो C21 या C31 दो ऑप्शन है उसके पास। C31 पे जाएगा क्या, नहीं, वहां पर दुकान लगी ही नहीं है, लूटेगा क्या। तो C21 यहां पर दुकान लगी है, दुकान लगी है मतलब एलोकेटेड सेल है ये, तो C21 पे आ गया। C21 के बाद C22 पे चला गया, दुकान लगी है, लूटेगा। C22 से घर लौट गया, बन गया लूप। तो ये एक स्टोरी है, जब आप लूप बनाएंगे तो आपके मन में चलनी चाहिए, तो इससे आपको लूप बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये मैंने बताया आपको लूप सिर्फ 2 तरीके का हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में। स्क्वायर, रेक्टेंगल थोड़ा सा लंबा होगा बस, ठीक है। तो यहां पर ये आपका लूप कैसे बनता है इसको मैंने क्विकली रिवाइज करा दिया है। लूप कैसे बनेगा ये सिखा दिया था। अच्छा, लूप बनने के बाद होगा क्या, जो स्टूडेंट अपने घर से कार निकालकर हर चौराहे पर दुकानदारों को लूटता हुआ आया है, तो वो कितना लूट कर आएगा और क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, तो लूप बनाना हम सीख गए हैं। अब जो मैंने आपको लिखवाया था, जो मैंने आपको ये लिखवाया था कि लूप कैन बी फॉर्म्ड इन फॉलोइंग वे, इसी के आगे चलते हैं। तो देखिए, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप, फॉलोइंग थिंग्स शैल बी डन, ठीक है। तो पहले लूप बनाना सीख गए आप। अब होना क्या है, देखो मैंने एग्जांपल लिया था कि शुरू यहां से करा, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर मान लो ऐसे गया और फिर लौट कर घर को आ गया। तो ये क्या था, अनएलोकेटेड। ये क्या था, एलोकेटेड सेल। ये भी क्या था, एलोकेटेड सेल। ये भी क्या था, एलोकेटेड सेल। तो देखो, जो एलोकेटेड सेल है जो आपका एलोकेटेड सेल है, यहां पर कुछ क्वांटिटी को एलोकेट किया होगा, यहां पर कुछ क्वांटिटी को एलोकेट किया होगा। क्यों भाई, दुकान है तो कुछ माल तो रख के बैठा ही होगा। तो
जो इंसान अपने घर से कार निकालकर इनको लूटने गया है, आखिर वो गया किस लिए है? उसे दुख था तो वो सुख में कन्वर्ट करने के लिए उसे गया है, अपने दुख को भुलाने के लिए गया है। तो अगर दुख को मैं नेगेटिव बोलता हूं, सुख को मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव। तो यहां पे कर दूंगा मैं पॉजिटिव वाला साइन, ठीक है, यहां पे कर दूंगा मैं पॉजिटिव वाला साइन। और फिर पॉजिटिव के बाद क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए? तो पॉजिटिव के सामने वाला नेगेटिव, पॉजिटिव के सामने वाला नेगेटिव, तो चलेगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ करेंगे हम। तो इस बात को कर दिया मैंने। अब जो क्वांटिटी लूट कर लाएगा, अब ये कार लेके गया था, अब ये कार लेके गया था तो कुछ लूट के लाएगा ये, तो लूट के क्या लाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ allocated cell having नेगेटिव साइन। अच्छा, नेगेटिव साइन वाले कितने हैं यहां पर सेल? तो देखो नेगेटिव साइन वाले यहां पे 2 सेल हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो क्वांटिटी होगी और यहां पर जो क्वांटिटी होगी उसका मिनिमम लूट के लाएगा और अपने पास ऐड कर लेगा, जोड़ देगा। ध्यान देने की बात है। एलोकेटेड सेल की जो क्वांटिटी है, जो माइनस वाले एलोकेटेड सेल है, यानी जहां से पैसा कम हुआ, मिनिमम लाएगा और यहां पर ऐड कर देगा। यहां से क्या हो जाएंगे? वो कम हो जाएंगे। और पॉजिटिव वाले में क्या हो जाएंगे? ऐड। तो इसमें भी वो ऐड कर देगा। ये रूल्स है, कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं। अच्छा, इन बात को मैं आपको लिखवा देता हूं तो आप बेहतर समझेंगे। तो पहली बात लिखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप shall be given पॉजिटिव साइन। जैसा कि मैंने बोला, है वो दुखी, खुशियां ढूंढने गया है, खुशियां मतलब पॉजिटिव प्लस, तो ये काम मैंने किया। सेकंड पॉइंट, एवरी टर्निंग पॉइंट shall be given अपोजिट साइन। समझ गए? अब देखो, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव है, फिर यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव है, फिर यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव है, फिर यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव है। तो हर टर्निंग पॉइंट को देना है एक अपोजिट साइन, यानी कि नेगेटिव साइन आफ्टर पॉजिटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन आफ्टर नेगेटिव साइन। तो ये लिखाई मैंने सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, क्वांटिटी टू बी शिफ्टेड फ्रॉम cells shall be minimum of allocated value among negative sign। ये मैंने बताया था आपको कि वो एलोकेटेड सेल जिनको आपने नेगेटिव साइन दिया है, उनकी मिनिमम क्वांटिटी लेके घर पे आएगा ये स्टूडेंट। लूट के लाया पर दोनों का मिनिमम। फोर्थ, एड अबव डिराइव्ड क्वांटिटी टू पॉजिटिव साइन एंड रिड्यूस फ्रॉम ऑल नेगेटिव साइन। अब यहां पर स्टोरी को आप छोड़ दो। देखो यहां तक बात तैयार हो गई। अपने घर से निकला है पॉजिटिव होने के लिए, तो उसके माथे पे लगा देंगे पॉजिटिव का साइन। अपोजिट टर्निंग पॉइंट, जो भी अगला टर्निंग पॉइंट है वो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि अपोजिट साइन लगेगा। अच्छा, क्वांटिटी शिफ्ट कितनी होगी, मतलब कितने पैसे लूट के लाएगा? रूल है मिनिमम ऑफ क्वांटिटी,
यानी एलोकेटेड वैल्यू अमंग नेगेटिव साइन। तो जो ये वैल्यू लूट के लाया है, ये नेगेटिव वाले साइन में तो क्या कर देंगे माइनस, और पॉजिटिव वाले में प्लस। तो यहां पर लूप कैसे बनेगा सीख चुके हैं। लूप बनने के क्या इफेक्ट रहेगा जान चुके हैं। ये सब काम कर लेने के बाद फिर दोबारा से हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी को अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या अभी भी कोई पी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। समझ गए। तो ये लूप बनाओ, क्वांटिटी को एलोकेट करो, ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक अनएलोकेटेड सेल्स में एक भी पी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो इसीलिए मैंने बोला पी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, बड़े दुख की बात है। तो लिखते हैं आफ्टर डूइंग above steps we will again apply test of optimality। ठीक है। and ensure that there is no negative value of p। देखो इस बात को मैं एक ग्राफ की फॉर्म में बताता हूं आपको। एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन का निकालेंगे आंसर, यानी कि हम निकालेंगे आंसर अंडर स्टेप 1। मेथड कोई भी हो, लीस्ट कॉस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो, या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हो। पहले हम निकालेंगे आंसर अंडर स्टेप नंबर 1, फिर इसके बाद अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ठीक है। अब यहां पर क्या हो सकती है? दो बातें। इफ P 0 के बराबर है, 0 से ज्यादा, यानी पॉजिटिव वैल्यू, तब आंसर अंडर स्टेप 1 इज फाइनल। यानी कि P की वैल्यू नेगेटिव नहीं आए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर P की वैल्यू आ गई नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? अब क्या करना पड़ेगा हमें? कंस्ट्रक्ट लूप, यानी कार निकालो घर से बाहर, एंड शिफ्ट क्वांटिटी बताया रूल आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी प्रैक्टिकली और बताऊंगा आपको। ये सब कर लेने के बाद फिर दोबारा से अप्लाई स्टेप 2। ठीक है। अब देखो फिर दोबारा से आपने अप्लाई स्टेप 2 किया तो आप कहां पहुंच गए? यहीं पर पहुंच गए। तो ये काम कब तक करते रहना हमारे को? लूप बनाओ, क्वांटिटी शिफ्ट करो, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी को अप्लाई करो, लूप बनाओ, क्वांटिटी शिफ्ट करो, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी को अप्लाई करो, जब तक कि एक भी P की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसके अंदर आपको लूप बनाना, क्वांटिटी को शिफ्ट करना, सब कुछ सिखा दूंगा। चलिए, तो एक एग्जांपल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए। मान लीजिए 3 वेयर हाउस है, 1, 2 एंड 3, और 3 ही मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3।
4 6 12, 2 8 5, 1 9 3। यहां पर दी मैंने क्वांटिटी 10, यहां पर दी मैंने क्वांटिटी 20, यहां पर दी मैंने क्वांटिटी 40, यहां पर दी मैंने क्वांटिटी 50 और मान लीजिए यहां पर दी मैंने क्वांटिटी 60। तो कैलकुलेट मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये है मेरा क्वेश्चन, मेरा एग्जांपल। मतलब मेरे को चेक करना है कि ये जो एलोकेशन हुई है ये फाइनल है या नहीं है। समझ गए? ये फाइनल है या नहीं है। हाँ, ये मेरे पास स्टेप 1 के बाद अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे स्टेप 2 का अप्लाई करना है। मतलब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो वी विल अप्लाई ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या बोलता है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट? स्टेप नंबर 1, चेक करो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 क्या नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल के बराबर है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, कॉलम भी कितने हैं? 3, माइनस 1 कितना आ गया? ये 5। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल 1 2 3 4 5, तो 5 ही है। इसका मतलब क्या है? स्टेप नंबर 1 में लगा सकता हूं, अगले स्टेप में लगा सकता हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यू एंड वी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेटेड सेल। वेयर हाउस 1 2 3, फैक्ट्री 1 2 एंड 3। एलोकेटेड सेल की वैल्यू कितनी है? 4 6 8 5 3, 4 6 8 5 और 3। बाकी सभी पे क्या लगा देंगे हम? डैश, कि वो ब्लैंक रहेंगी। हमें निकालनी है U1 की वैल्यू, U2 की वैल्यू, U3 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको? ऑलवेज एज्यूम U1 एज 0। तो U1 को मैंने क्या मान लिया? 0 एज्यूम्ड। हमेशा 0 मानना ही पड़ेगा, इसको मैंने 0 मान लिया। अब मुझे निकालनी है V1 की वैल्यू। तो V1 के सामने वाले सेल्स में वैल्यू है, यस 4 है, और रेस्पेक्टिव U भी है। तो 4 माइनस U यानी 4 माइनस 0 कितनी आ गई? 4। अच्छा, क्या मैं U2 की वैल्यू निकाल सकता हूं? U2 के लिए मुझे क्या चाहिए? C की वैल्यू है, V की वैल्यू है, तो 6 माइनस 4 2। क्या V2 की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल है? देखो, V2 के सामने सेल में कितने वैल्यू है? 8, और इस सेल के सामने U में कितनी वैल्यू है? 2, तो 8 माइनस 2 6। क्या मैं U3 की वैल्यू निकाल सकता हूं? U3 के सामने वाले सेल यानी वैल्यू है, हां जी है। उस सेल के सामने क्या V की वैल्यू है? हां जी है। तो 5 माइनस 6 माइनस 1। क्या V3 की वैल्यू निकल सकती है? देखो, V3 की वैल्यू निकालनी है तो V3 के सामने C की वैल्यू है, यस, U की वैल्यू है, यस, तो 3 माइनस माइनस 1 कितना आ गया? 4। तो ये निकल के आ गई U और V की वैल्यू।
चलो अगला स्टेप, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट values of P for unallocated cell. अनएलोकेटेड सेल, आओ वैल्यू देख के आते हैं। 2, 1, 9 और 12, 2, 1, 9 और 12, बाकी सभी में क्या लगा दो, ब्लैंक। अच्छा, U1 की वैल्यू कितनी थी, 0, U2, U3 -1, V1 4, V2 6, V3 4, 4 6 4 0 2 -1, ठीक है। अच्छा, P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, C माइनस U प्लस V। मुझे किसी की P की वैल्यू निकालनी है, इस वाले सेल की अनएलोकेटेड। इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, एड्रेस क्या है इसका, 12 था ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, याद करो। तो मुझे निकालनी है P 12 की वैल्यू, P 13 की, P 23 की और P 31 की। तो पहले लिखता हूं C वैल्यू, C कितनी है, 2 1 9 और 12, 2 1 9 और 12। आ जाओ भाई, 2 के सामने U की कितनी वैल्यू है, 0, 2 के सामने V की कितनी वैल्यू है, 6, ओहो, P की वैल्यू आ गई -4। लेकिन वैल्यू पूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ P। इसका मतलब क्या हो गया यहां पर, P नेगेटिव आने का मतलब है कि जो आंसर निकाला गया है स्टेप नंबर 1 में, वो आंसर फाइनल आंसर नहीं है, वो एलोकेशन फाइनल नहीं है। अगले बताओ, 1 के सामने U की वैल्यू 0, 1 के सामने V की वैल्यू 4, यह आ गया आपका -3। 9 के सामने U की वैल्यू 2, 9 के सामने V की वैल्यू 4, कितना आ गया, 3। 12 के सामने U की वैल्यू -1, 12 के सामने V की वैल्यू 4, कितना आ गया, 9। लिखना पड़ेगा, we will need to construct loop and shift quantity since value of P is negative. Value of P is negative. ठीक है, तो जो ये मैट्रिक्स हमें ऊपर मिली थी, इस मैट्रिक्स को हमें एज इट इज उतारना पड़ेगा। उतार लें,
तो जैसे ही पी की वैल्यू नेगेटिव आई, मैंने स्टेप नंबर 1 में जो एलोकेशन हुई थी, जो आंसर बना था उसको मैंने उतार लिया। अब मैं क्या बनाऊंगा इसमें, लूप। लूप का मतलब क्या है, अब कार निकलेगी घर से बाहर। अच्छा, सबसे पहला सवाल, कौन से वाले घर से? तो हाईएस्ट नेगेटिव पी वैल्यू वाले घर से। तो पी हाईएस्ट नेगेटिव किसमें है, ये रहा, -4 है हाईएस्ट नेगेटिव, और इसका एड्रेस कितना है 12, यानी कि इस वाले से। समझ रहे हो, इसका मतलब है इस वाले से। तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका C12। क्यों भैया, सीन्स हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ P। चलाओ भाई, कार चलाओ। कहां से निकलेगा और लौट के कहां गए तो मालूम पड़ गया। C12 से ही कार लेके निकलेगा और C12 पर ही कार को लेके आएगा। बताओ भाई, लेफ्ट की राइट, बताओ। लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, नीचे आएगा। कार चलेगी सीधे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। देखो, राइट में जा नहीं सकता क्योंकि राइट में टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट पर कोई दुकान नहीं है, मतलब एलोकेटेड नहीं है। ये लगा मतलब दुकान है, इसका मतलब क्या है, दुकान। तो या तो लेफ्ट जाएगा या फिर नीचे आएगा। कहीं पर भी ले लो आप, मैं लेता हूं इस बार नीचे, तो मैं लेके आ गया इसको पहले नीचे। तो 40 था, यहां पे कुछ लूटेगा भैया। अच्छा, लूटेगा क्या ये बताऊंगा बाद में आपको। पहले बनाओ लूप। यहां से फिर लेफ्ट, देखो यहां से फिर लेफ्ट या फिर राइट या फिर नीचे। देखो नीचे तो आ सकता है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें नीचे तो आ सकता है ये। नीचे आने के बाद सोचो जरा ध्यान से, नीचे आ गया, यहां पे भी लूट लेगा। लूटने के बाद टर्निंग पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट पे जा नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट में कोई दुकान है ही नहीं। राइट में जाएगा। अच्छा, राइट के बाद फिर कहां आएगा, यहां पे तो दुकानें है ही नहीं, ना एक पे दुकान है ना 9 पे दुकान है। तो 2 से 8 की जगह 2 से 5 पर भी आ सकता है, समझ गए। लेकिन 5 पे आ तो गया, 5 पे आ जाएगा, 5 से 3 पे चला जाएगा, मगर 3 से जब लौट के 1 पे जाएगा तो वहां तो कोई दुकान ही नहीं है। जबकि रूल क्या बनाया इसने, हर टर्निंग पॉइंट पे दुकान लूटूंगा, तो हर टर्निंग पॉइंट दुकान होनी भी चाहिए। तो ये कहां पे आएगा, ये इसमें आएगा। इसके बाद इसमें आएगा, फिर इसके बाद घर पे लौट के आ जाएगा। ये लो जी, पहला काम तो मैंने कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप। यानी मैंने ये वाला पार्ट तो कर दिया पूरा। अब मैं करूंगा ये वाला पार्ट, शिफ्ट क्वांटिटी। ध्यान से देखना, जिस घर से निकलेगा वहां पर क्या फैली हुई अभी, नेगेटिविटी, उसे क्या करना है, पॉजिटिव। हर टर्निंग पॉइंट का अपोजिट साइन होगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। अच्छा, क्वांटिटी टू बी शिफ्टेड, मैंने क्या बोला था, नेगेटिव साइन वाले एलोकेटेड सेल की मिनिमम वैल्यू, यानी 10 और 40। इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इससे मुझे पता लग रहा है कि जब वो सेल नंबर 12 से कार लेकर निकला, उसका मकसद था हर चौराहे पर, हर टर्निंग पॉइंट पर दुकान को लूटना। लेकिन अभी क्या दिख रहा है मुझे कि पहले टर्निंग पॉइंट पर दुकान को लूट कर गया है क्योंकि माइनस हो गया है वहां पर, उसे अगले वाले टर्निंग पॉइंट पर देकर गया है। समझ गए, पहले वाले टर्निंग पॉइंट पर लूट कर गया, अगले वाले पर देकर गया, फिर उससे अगले वाले पे फिर लूट लिया और अगले में घर पहुंच गया। मतलब कुछ रॉबिन हुड टाइप है ये, लूट के बांटता भी है। तो लूटा कितना, तो माइनस वाले जो टर्निंग पॉइंट है उनकी मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि 10 और 40। मैंने क्वांटिटी बोला है, सेल की वैल्यू नहीं। तो 4 और 8 का मिनिमम ना कर देना, क्वांटिटी। फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 में कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करें, 10।
फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 2 में कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करें? 40। ये आंसर आपका स्टेप नंबर 1 में आया है। तो क्वांटिटी टू बी शिफ्टेड, मिनिमम ऑफ एलोकेटेड सेल क्वांटिटी हैविंग नेगेटिव साइन। कितना आएगा? 10 और 40, तो 10 और 40, इनमें लोअर कितना है? 10। अब इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे फर्क क्या पड़ेगा? यहां पर 10 ऐड करूंगा प्लस में, यहां पे 10 माइनस, यहां पे 10 माइनस, यहां पे 10 ऐड, यानी प्लस वाले में तो ऐड कर दूंगा, माइनस वाले में लेस कर दूंगा। मतलब जो पैसा ये लूट कर लाया है हर चौराहे पर मिलने वाली दुकान से, वो कितना है? 10। इसको नोट अभी मत करिए आप, एक बार बनाता हूं मैं रिवाइज्ड मैट्रिक्स आफ्टर लूप। आ जाओ भाई, देखो बाकी जो सेल्स हैं वो तो रहेंगे एज इट इज, 1 9 3 60, तो ये पहले लिख देते हैं हम, 1 9 3 और 60। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 12 5 और 50, 12 5 और 50। अच्छा, यूनिट वैल्यू 4 2 6 8, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 2 6 8। अब देखो 10 पॉजिटिव वालों में तो क्या करेंगे? ऐड। तो यहां पे पहले कितना था? 0, अभी कितना हो जाएगा? 10। फिर यहां पे था पहले 20, 10 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। इसके बाद आ जाओ इस वाले में, C11 में 10 था, 10 क्या होगा? माइनस, कितना बचेगा? 0, यानी कुछ नहीं होगा लोकेशन। यहां पर 40 था, 10 क्या होगा? माइनस, यहां क्या रह जाएगा? 30। ये लो जी, आप समझ गए हैं लूप कैसे बनता है, लूप बनने पे क्वांटिटी शिफ्ट कैसे होती है, और अगर आम लैंग्वेज में कहूं तो कार कैसे चलती है, और कार से कितना माल वो लूट के घर पे लाया है, ताकि थोड़ी सी उसे खुशी वाली फीलिंग आए। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लें। अच्छा, क्या ये आंसर फाइनल हो गया? ना, इसको फिर चेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर फिर दोबारा से टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से चेक करना पड़ेगा। और ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? जब तक एक भी पी वैल्यू नेगेटिव बचती है, तब तक। तो इसको नोट कर लो, अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। यस, जब आप कार चलाएंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि हर टर्निंग पॉइंट पे दुकान हो जिसे आप लूट सकें और आप घर पर आना है। तो आप 2 स्टेप फालतू सोच के चलेंगे। चलो अगेन we will apply test of optimality। ठीक है,
स्टेप नंबर 1, रो प्लस कॉलम -1, ये होना चाहिए नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के बराबर। तो रो है 3, कॉलम है 3, -1 ये आ गया 5। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि ये 5 हो गया है, बराबर कंडीशन हो गई है सेटिस्फाइड। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ u and v on the basis of allocated cells। ठीक है, तो कहां कहां पर एलोकेटेड सेल हैं? 2 8 5 6 3। U1 की वैल्यू निकालनी है, U2 की वैल्यू निकालनी है, U3 की वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है और V3 की वैल्यू निकालनी है। U1 0 मान लिया मैंने इसको, जीरो। अच्छा जी, क्या V2 की वैल्यू निकल सकती है? V2 की वैल्यू। अच्छा, क्या V1 की वैल्यू निकल सकती है क्या? चलो आपके वे में चलता हूं। V1 की वैल्यू देखो, V1 के सामने C में तो वैल्यू है, मगर C के सामने वाले U में वैल्यू नहीं है। और हमें अगर U की वैल्यू को निकालना हो तो C और V दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अगर हमें V की वैल्यू को निकालना हो तो C और U दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब बात करता हूं V2 की। तो देखो, V2 के सामने है C में 2 और C के सामने है U, उसमें भी वैल्यू है, मतलब C भी है और U भी है। तो C माइनस U क्या होता है? V। तो 2 माइनस 0 ये कितना आ गया? 2। अच्छा, क्या U2 की वैल्यू निकल सकती है? U2 की, यस। U2 के सामने C है 8 और 8 के सामने V की वैल्यू है 2, यानी दोनों वैल्यू अवेलेबल है। U बराबर क्या होता है? C माइनस V। 8 माइनस 2 6। क्या V1 की वैल्यू निकल सकती है? अच्छा, V1 के सामने C में वैल्यू है, यस, और C के सामने U में वैल्यू वो भी है। तो 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0। अब बताओ, क्या U3 की वैल्यू निकल सकती है? U3 के सामने C की वैल्यू है, यस, और C के सामने V की वैल्यू है, यस। तो 5 माइनस 2 3। अब निकालते हैं V3 की वैल्यू। V3 के सामने C की वैल्यू है, हां जी, और C के सामने U की वैल्यू बिल्कुल है। 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। तो स्टेप नंबर 2 हो गया मेरा। नोट कर लें इसको फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर V की वैल्यू निकालनी है तो V के सामने C की वैल्यू है और C के सामने U की वैल्यू है, देखना पड़ेगा। अगर U की वैल्यू निकालनी है तो U के सामने क्या C की वैल्यू, सामने बोला सीधा टक्कर पे, तो सामने का C की वैल्यू है और फिर V की वैल्यू है, C के सामने V की वैल्यू है।
इसको अलग से निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे वर्बली माइनस करो और जैसे लिखा है मैंने ऐसे ही एग्जाम में लिखना है आपको। इसको अगर मैं फॉर्मूले की सेंस में लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये है सी सेल 11, 12, 13, 21, 22, 23, तो मैं क्या लिखूंगा V1 इक्वल टू C11 माइनस U1। हुई कंफ्यूजन? सिंपल तरीका है, U की वैल्यू निकालनी है। U के सामने देखो क्या C की वैल्यू दिख रही है? अगर जवाब है हां तो देखो क्या C के सामने उसके अपोजिट V की वैल्यू है? अगर जवाब है हां तो निकल जाएगी, और जवाब है ना तो कोई और वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। चलो स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ P फॉर unallocated cell। वन, टू, थ्री, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। तो अनएलोकेटेड क्या है? 4, 1, 9, 12, 4, 1, 9, 12। तो यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, यहां पे 9 है और यहां पर 12। बाकी सब क्या है? ब्लैंक। अच्छा U1 की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी? 3, 0, 2, ठीक है। P बराबर क्या होता है? C माइनस हाँ जी 11, 12, 13, 11, 12, 13 क्या बोलता हूं बार बार में? एड्रेस है सेल का। तो हमें P11, P13, P23 और P31 की वैल्यू निकालनी है। पहले बताओ सी वैल्यू कितनी है? 4, 1, 9, 12। हाँ जी 4 के सामने U की कितनी वैल्यू है? 0। V की वैल्यू कितनी? 0। कितना आ गया? 4, पॉजिटिव आया है। अब P13, 1 के सामने U की वैल्यू 0, V की वैल्यू 0, पॉजिटिव आया है। P23, 9 के सामने U की वैल्यू 6, V की वैल्यू 0, पॉजिटिव आया है। क्या लग रहा है आपको यहां तक? सर नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि जो रिवाइज्ड मैट्रिक्स है आफ्टर लूप उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से लूप बनाना पड़ेगा, फिर से क्वांटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले से दुआ करो कि P नेगेटिव ना आए। चलो भाई 12 के सामने U कितना है? 3, V कितना है? 0। लो जी लो, खुशी की बात, सारे P क्या आ गए? पॉजिटिव। अगर एक भी P नेगेटिव आ जाता तो फिर दोबारा से लूप बनाना पड़ता, कार को घर से बाहर निकालना पड़ता, हर टर्निंग पॉइंट पे दुकान को लूटना पड़ता, लौट के घर आना पड़ता, फिर क्वांटिटी को शिफ्ट करवाना पड़ता। क्यों? उन सब झंझटों से बच गए। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आंसर आफ्टर
लूप, कौन से आंसर की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले की। तो आंसर आफ्टर लूप इज फाइनल आंसर since all values of p is पॉजिटिव। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा? 2 गुना 10 प्लस 6 गुना 30 प्लस 8 गुना 30 प्लस 5 गुना 50 प्लस 3 गुना 60। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। 5 गुना 50 प्लस 3 गुना 60, यही है ना? 2 6 8 5 3, 2 6 8 5 3, 10 30 30 50 60, 10 30 30 50 60। ठीक है, 870। नोट कर लें इसको। ठीक है, तो कोई डाउट है आपके मन में यहां तक? देखिए, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी के 4 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1 का इफ बताना बाकी है, यानी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल के बराबर ना आए तो क्या करें, तो उसका जवाब देना तो अभी बाकी है। लेकिन स्टेप नंबर 4 के इफ का जवाब दे दिया मैंने आपको। स्टेप नंबर 4 क्या था कि पी की सभी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी रिजल्ट क्या होगा? फाइनल। तो अगर नेगेटिव आए तो लूप बनाओ, क्वांटिटी को शिफ्ट करो। क्यों? लूप बनाओ, क्वांटिटी को शिफ्ट करो। जब आप लूप को बनाएंगे तो लूप को बनाते वक्त रूल्स लिखा है मैंने आपको। शुरुआत कौन से वाले सेल से होगी? जिस सेल में हाईएस्ट नेगेटिव पी वैल्यू आई है। रूल क्या है? कार चलेगी सीधे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, और हर टर्निंग पॉइंट पर एलोकेटेड सेल होगा। हर टर्निंग पॉइंट पर, यानी कि हर टर्निंग पॉइंट पर एक दुकान होगी जिसको वो लूटेगा, और आखिरी में कहां पर पहुंचना है? उसको अपने घर पे पहुंचना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से आप लूप को बना लोगे। तो एग्जाम में लूप कैसे बनाना है? देखो, जब आप लूप बनाओगे ना तो पहले मन में सोचना है कि भाई मैंने कैसे लूप बनाऊं, और जो भी टर्निंग पॉइंट है सबके सब एलोकेटेड ही हो। समझ गए? अगर टेक्निकली बोलूं आपको तो हाईएस्ट नेगेटिव पी वैल्यू वाले सेल से निकलो हॉरिजेंटली और वर्टिकली, लौट के उसी में आना है। ओनली वन कंडीशन, every turning point should be allocated cell. Every turning point should be allocated cell. देखिए, जो एग्जाम्पल था अपना, उसको मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं। वन 2 3, 1 2 3।
और 2 8 5 40 50 1 9 3 60, यही है, यही है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बना रहा हूं छोटे में, सपोज करो छोटे में नहीं बनाता हूं, चलो ये रहा जैसे मान लो पॉइंट है, मैं इसको ले रहा हूं, कलर चेंज कर रहा हूं मैं इसका, ये मैंने कलर चेंज कर दिया इसका, ठीक है। देखो 1 9 और 12 इनको तो भूल ही जाओ आप, 1 9 और 12, रुको मैं छोटे में लेता हूं तो बेहतर समझ में आएगा आपको, फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी। देखो मैंने वही उतारा है एज इट इज, ऊपर हेडिंग वेडिंग नहीं दी बस, ठीक है। देखो कार का टर्निंग पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, और कार की शुरुआत यहां से हो रही है। अब बताओ कार चलेगी बिल्कुल सीधे। देखो अगर मैं कार को ऐसे लेके गया, यहां तक लेके आ सकता हूं, फिर यहां से अगर मैं लेफ्ट मुड़ जाऊं, राइट मुड़ जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगर यहां से मैं ऐसे लेके आया फिर लेफ्ट मुड़ जाऊं, पॉसिबल है। क्या फिर मैं नीचे आ सकता हूं? नीचे, हाँ नीचे तो आ सकता हूं, बट नहीं, नेगेटिव हो गया। तो आपको बस ये देखना है कि जहां पे मैंने टिक लगाया है कार का टर्निंग पॉइंट टिक वाला हो बस, और घर पहुंच जाए। समझ गए? कार का टर्निंग पॉइंट बस टिक वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, टर्निंग पॉइंट टिक पॉइंट है। अगर मान लो मैं इसको नीचे लेके आ गया, सपोज करो मैं इसको लेके आ गया नीचे, यस यस, अब बताओ टर्निंग पॉइंट नहीं है मेरे पास, टर्निंग पॉइंट जो जहां पे क्रॉस लगा वहां तो टर्निंग पॉइंट मेरा बन ही नहीं सकता। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक छोटी सी ग्राफ बगल में बना लो और जो भी जहां पर भी एलोकेटेड सेल है वहां पर टिक मार दो, और टिक क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ यहां पर टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और जहां पर एलोकेटेड सेल नहीं है उस पर क्रॉस कर दो कि भाई ये टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता। अब सोचो कार चलानी है, घर पे आना है, टिक वाले को टच करते हुए आना है, कैसे करके आओगे टच? समझ गए? तो लूप आपका आराम से बन जाएगा। लूप बनाने में कोई दिक्कत नहीं, कार चलाना तो जानते ही होगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लूप बनाने में। कार, बाइक, स्कूटर, साइकिल कुछ जानते ही होगे सब कुछ। अब बात आ गई इसकी क्वांटिटी टू बी शिफ्टेड, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। देखो बंदा नेगेटिव होकर निकला है, कार लेके निकला है, तो क्या क्या लेने के निकला बाहर? पॉजिटिव होने के लिए। पॉजिटिव कैसे होगा वो? तो सबसे पहले उसके माथे पे लगा दो पॉजिटिव साइन, फिर एवरी टर्निंग पॉइंट क्या होगा? अपोजिट साइन। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद क्या होगा? जितने भी नेगेटिव साइन वाली क्वांटिटीज हैं, जितनी भी नेगेटिव साइन वाली क्वांटिटीज हैं, उनका मिनिमम ये है वो पैसा जो वो घर पे लेकर आ गया लूट कर। अब माइनस वालों में से इस पैसे को माइनस कर दो जहां पे माइनस साइन लगा रखा है आपने, और प्लस वालों में इस वैल्यू को ऐड कर दो, बस बात खत्म। लूप बन गया, क्वांटिटी शिफ्ट हो गई। अब आपकी बनेगी रिवाइज्ड मैट्रिक्स, जैसे यहां बनी थी ना रिवाइज्ड मैट्रिक्स। रिवाइज्ड बन जाने के बाद फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको। रिवाइज्ड मैट्रिक्स है ये, फिर दोबारा लगाओ टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी, फिर पी पॉजिटिव आ गया, बहुत सी बात है, पी नेगेटिव आ गया तब खेल खत्म। फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप, शिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटी। ऐसे कब तक करेंगे? जब तक एक भी पी नेगेटिव बचता है। चलिए, थैंक यू।